बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, बजट के हवाले से काफ़ी चर्चे चल रहे हैं। आज वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने, खुसरो बख्तियार साहब ने, हम्माद अज़हर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कुछ अदादो शुमार बताए हैं, गुज़श्ता हुकूमत के अदादो शुमार बताए हैं। और ये बताया गया कि गुज़श्ता हुकूमत हमें जिस खसारे में छोड़ के गई थी उसे रीबिल्ड करते हुए हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और आने वाले दिनों में महसूलात का जो टारगेट रखा गया वो 5,800 अरब का रखा गया है। तो इस हवाले से अगर नए टैक्स नहीं लगाए जा रहे तो महसूलात किस तरीके से गेन की जाएंगी, ये भी एक सवाल है। तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो कहा जा रहा है बार बार के अदादो शुमार गलत बताए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं अदादो शुमार गलत हैं, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक मिसाल देते हैं कि अगर आपके पास 100 रुपए हों और आप गवाते गवाते 80 रुपए तक आ जाएं और फिर आपके पास 90 रुपए हो जाएं तो ये आपकी तरक्की नहीं है। ये आपने 100 में से जो गवाया है वो 10 रुपए आपने गवा दिए हैं। लेकिन इस बात को मलहूज़े खातिर नहीं रखा गया कि कोरोना वबा की वजह से कितनी मुश्किलात का सामना था, तो 10 रुपए दोबारा भी कमाना वो कितनी मुश्किलात के बाद कमा सकें। इस पूरे मंजरनामे पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के इंसाफ के रहनुमा कंवल शोजब साहिबा ने। कंवल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कंवल साहिबा, इस वक्त जो बुनियादी बात हो रही है, अगर नए टैक्स नहीं लगाए जा रहे तो 20 अरब टैक्स की जो छूट खत्म की जा रही है वो क्या है? महसूलात जो आपने जमा करने हैं वो किस तरीके से फिर करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच यासिर। बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन कॉमन सेंस के लिए इतना बता दूं कि पूरे पाकिस्तान में से जो 22 करोड़ की आबादी में से अगर 20 से 22 लाख लोग टैक्स देते हैं तो उस टैक्स कलेक्शन को जब आप कंपैरिजन करेंगे तो उसको बढ़ाने का एक ही तरीका है कि उन 22 लाख लोगों को 6 गुना ज़्यादा टैक्स दिलवाने की बजाय उन टैक्स नेट में ज़्यादा लोगों को लाया जाए और वो चोर रास्ते जो हैं उनको बंद किया जाए, जिसकी आपको शायद याद होगा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आते ही आज़म का इजहार किया था और शबर जैदी साहब ने उस सिलसिले में बड़ा काम किया था। इसी वजह से बहुत सारे, आपको आज पता ही होगा, शबर जैदी साहब जो बात कर रहे होते हैं कि लोगों को ये बात पसंद नहीं आई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझती हूँ कि जो लेजिस्लेशंस हुई, जिसमें एक फैटफ की लेजिस्लेशन भी बहुत माने रखती है, जिसमें हम सारे शामिल थे, कि मनी लॉन्ड्रिंग के रास्ते बंद किए गए, बैंक्स में और तरह की रिफॉर्म्स लाई गई, स्टेट बैंक ने बड़ी डिफरेंट पॉलिसीज जो है उस पर रिफॉर्म्स की। उसके नतीजे में आज आप देख लें कि टैक्स नेट भी बढ़ा है और एफबीआर की कलेक्शन में इजाफा हुआ है। इसी तरीके से होगा कि जो लोग टैक्स नहीं देते हैं, कच्ची पर्चियां बनाते रहे हैं, वो अब कंप्लीट एनटीएन नंबर जो है उसके ऊपर अपना टैक्स पे करेंगे और कारोबारी हजरात जो टैक्स चोरी करते रहे हैं उनके वो रास्ते जो इकोनॉमी में लूप होल्स हैं या जो ब्लैक होल्स हैं उनको बंद किया जा रहा है, जिसकी वजह से टैक्स की कलेक्शन में इजाफा होगा। उन चंद लोगों पे हम मजीद बोझ नहीं डालेंगे जो पूरे मुल्क के नाम पे टैक्स देते रहे हैं। तो ये एक तो बड़ा मेन तरीका है। और जो लोग शोर मचा रहे हैं, मैं हैरान हो रही हूँ, ये आईवी लीगर्स हैं, मिफ्ता इस्माइल हो जाएं या शाहिद खाकान अब्बासी साहब हो जाएं, ये इस तरह की जो बेतुकी लायानी गुफ्तगू कर रहे हैं और लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। इनको टेक्निकली पता है कि क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है। ये लॉन्ग टर्म जो प्रॉपर रिफॉर्म्स की गई थी, ये उसके समरात हैं जो आज नहीं अगले 25 साल तक पाकिस्तान देखता रहेगा। जब आप बुनियादें ठीक करके इमारत खड़ी करते हैं तो फिर वो इमारतें गिरा नहीं करती हैं, वो मजबूती से जम के खड़ी होती हैं। और वही मैं आपको हमेशा बताती रही हूँ कि इनमें और हम में यही फर्क है। जिस नंबर पर बात करें, 15,000 अरब कर्जा बढ़ा दिया है और ये जो कर्जा बढ़ा दिया है इसे उतारने के लिए अब कितना वक्त चाहिए और इसके लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं आने वाले वक्तों में हमें भुगतना पड़ेंगी? मुफ्ता इस्माइल साहब ने 35 करोड़ रुपया तो अपनी सिर्फ कैंडीलैंड से ही कमा लिए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं। देखिए राना साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मिफ्ता साहब खुद इस बात के गवाह रहे हैं, मेरे पास उनका भी क्लिप मौजूद है, जब उन्होंने आइसबर्ग की बात की थी कि और असद उमर साहब ने कहा था कि द शिप इज अबाउट टू हिट द आइसबर्ग, और उन्होंने उस चीज को एंडोर्स किया था। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर उन्होंने ये बात मानी थी और उन्होंने इसहाक डार की पॉलिसीज पे जो तनकीद की थी, आपको शायद याद होगा कि जैसे ये आए थे तो आने के बाद इन्होंने डॉलर की जो आर्टिफिशियली रोकी हुई कीमत थी उसको कुछ जो है वो छोड़ा था और उस वक्त जो है डॉलर की कीमत फौरन 120-128 पे चली गई थी। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपने डॉलर 100 पे रखा हुआ है और जब आप कर्जे ले रहे हैं, जब 128 पे जाएगा तो कर्जे लिए बगैर भी तो उनकी कीमत बढ़ेगी ना।
असल में जब लोग कहते हैं ना कि रुपी डेप्रिशिएट हुआ, तो मैं उसकी करेक्शन कर दूं, रुपी डेप्रिशिएट नहीं हुआ था, रुपी अपनी असली जो उसकी वैल्यू थी उस पर वापस गया था। और अब जब वो मजबूत होना शुरू हो रहा है तो अब प्रॉपर तरीके से मजबूत हो रहा है कि 70-73 सालों बाद। एक मिनट यासिर, एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यासिर, मेरी बात कंप्लीट होने दे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाकिस्तान में 73 सालों में आज तक हमने जो 70 सालों में और ये 3 साल अब, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मार्केट बेस्ड जो उसकी एक्चुअल प्राइस बनती है आपके रुपए की, मार्केट डिटरमिन कर रही है कि क्या प्राइस है। और ये आपकी पूरी इकोनॉमी को टर्न अराउंड करने के लिए एक अकेला सिंगल फैक्टर जो है यही बहुत जबरदस्त है कि अब 15 रुपए जो बढ़ा है डॉलर के अगेंस्ट रुपी मुस्तहकम हुआ है। पूरी दुनिया में जिस वक्त कीमत नीचे आ रही है, माइनस में करेंसीज, बड़ी स्ट्रॉन्ग करेंसीज जो है वो माइनस में जाती रही हैं, उस वक्त आपका रुपी बढ़ना शुरू हुआ और आर्टिफिशियली उसको नकली तनफुस देके हमने नहीं बढ़ा किया। आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हुई है, आपकी कमाई आनी शुरू हुई है। हम मानते हैं एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी है, स्टॉक एक्सचेंज में भी मस्बत रुझान देखने में आया है। मिफ्ता इस्माइल साहब को चाहिए कि जो 15 रुपए कीमत में जो उसकी अप्रिशिएट हुआ है उसके हिसाब से जरा कर्जे अब माइनस भी कर लें। अच्छा जी बताइए अगला सवाल। अपोजिशन एक क्लेम ये भी करती है कि आपने पॉपुलेशन कम शो की है जिसकी वजह से ये जीडीपी आप 4 शो कर रहे हैं। दूसरा ये कि वजीर खजाना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर रहे हैं कि अगले साल हमें इसको मेंटेन करने के लिए 10% कर्ज मजीद लेना होगा। तो ये मजीद कर्ज कब तक हमारे सर पे चढ़ता जाएगा? देखिए जी, जो पॉपुलेशन की ये बात कर रहे हैं ये बिल्कुल बेतुका एक फैक्टर है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो है वो उनके पास डिफरेंट किस्म के सर्वेज और डिफरेंट टूल्स हैं जिनको वो अप्लाई करते हैं जब वो चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे है। 30 के करीब आपके पास फ्रेमवर्क्स की रिक्वायरमेंट है जिसमें IMF की, वर्ल्ड बैंक की, एमनेस्टी इंटरनेशनल, उनके दिए हुए टूल्स हैं जिसके ऊपर GDP की जो है वो एवेल्युएशन होती है और उसके बाद फाइनली जो उसकी जो फाइनल जो निकल कर आता है वो बहुत सारे प्रोसेस से निकलता है। दूसरी बात इसके साथ बता दूं कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है, वो ऑटोनोमस तरीके से काम कर रहा है और वो अपना काम जिस वक्त करते हैं तो उसको आप चले मैं उसमें इदारा शुमारियात पे भी आऊंगा कि उसने रिपोर्ट क्या जारी किया। राणा साहब सवाल करना चाहते हैं। चलें जी, बात सुन ले मेरी, आपका सब कुछ दुरुस्त हो गया, रुपया मुस्तहकम हो गया, आपने कमाल कर दिया, सारा कुछ हो गया। मुझे ये बता दें, इस महंगाई से इस आवाम को निजात कब मिलेगी? आप उस माफिया को कब कंट्रोल कर सकेंगी जिस माफिया की वजह से लोग दो वक्त की रोटी को भी तरस रहे हैं? मैं इसको ऐड ऑन कर दूं, इदारा शुमारियात के ही मुताबिक है जिसका आप जिक्र कर रही हैं, वही कहता है कि रवां साल 10% महंगाई है जबकि गुज़श्ता साल 8% थी। देखिए जी, रवां साल अगर आपकी, मैं इसको आम जुबान में आपको बता देती हूँ, अगर मैं पहले 2 साल पहले या 5 साल पहले अगर मैं 100 रुपया कमाती थी तो 10 रुपए की चीज़ का इम्पैक्ट, 10 रुपए की चीज़ भी मुझे महंगी लगेगी क्योंकि मेरी टोटल आमदनी 100 रुपए है। लेकिन अगर मैं 150 रुपये कमाना शुरू कर दूं तो वो 10 रुपए की चीज़ का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। आपकी आमदन बढ़ती है जिस वक्त ये जो आपका ग्रोथ रेट बताया जा रहा है और जिस तरीके से आमदन आ रही है, जिस तरह आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ने का मतलब है इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपने अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो बेच रहे हैं ना, वो बन कहाँ पे रही है? टेक्सटाइल सेक्टर में आपकी बन रही है, दूसरी इंडस्ट्री चलनी शुरू हो गई है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज चल रहा है, आपका रशकई की ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई, SEZs बन रहे हैं, आपने प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल्स की कर रहे हैं, आपके यहाँ पे डिमांड आ रही है मोटरसाइकिलों की, वो मुफ्त में तो नहीं किसी को हम दे रहे हैं। साहबा ये सारी बात दुरुस्त है, मैं तो आपसे एक सवाल किया है, मुझे सिर्फ उसका जवाब दे दें, आम आदमी को रिलीफ कब मिलेगा? उसी का ही जवाब दे, मुझे कोई एक चीज बता दें मेरी बहन जो सस्ती हुई है। राणा साहब मुझे जरा मौका दीजिए ना। नहीं, मौका अब हमारा सवाल आप बीच में गोल कर देती है, उसका आवाम जो जानना चाहती है उसका भी जवाब दे देना। मैंने बिल्कुल गोल नहीं किया, मैं आपको यही बता रही हूं कि जिस महंगाई का आप रोना रो रहे हैं उसका इम्पैक्ट कम हो रहा है। जब आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी तो चीज 10 रुपए की भी रहे, आपके पास 150 रुपया जेब में आ गया तो उसकी कीमत आपको कम लगेगी, आप खरीद सकते हैं। रूरल इकोनॉमी में 1100 अरब रुपया गया है, लोग ट्रैक्टर कैसे खरीद रहे हैं? ट्रैक्टर तभी खरीद रहे हैं जब जेब में पैसे हो। ट्रैक्टर खरीदने वाले कितने % लोग हैं? दूसरा, गाड़ी खरीदने वाले कितने % लोग हैं? सीमेंट खरीदने वाले जिसका बार बार आप लोग कहते कितने % लोग हैं? आम लोग जिसको बेचारे को, जिसने घर की रोटी सिस्टम चलाना, चूल्हा जलाना, मुझे एक फल बता दें, एक फल
जिसकी कीमत कम है, मुझे एक सब्ज़ी बता दें जिसकी कीमत कम है, मुझे एक दाल बता दें जिसकी कीमत कम है। देखिए जी, मैं आपको सब्जियों का भी बता सकती हूँ और फलों का भी, और मैं कंपैरिजन भी बता सकती हूँ आपको। 2015, 16, 17 के रेट से आज मुकाबला करें, आपके पास 450 रुपए दर्जन श्रीलंका से केला मिलता था, आज नहीं मिल रहा। आज 100 रुपए दर्जन भी मिलता है, 80 रुपए भी मिलता है, 70 रुपए भी, 50 वाली वैरायटी भी अवेलेबल है। मुझे वो दुकान जरूर बताइएगा, ये वो ठेला जरूर बताइएगा जहां से मैं इस रेट पे जाके खरीद सकूं। लोगों को बताइएगा जिस ताकि हम सब खरीद सके उस ठेले से जहां से 50 रुपए मिलता है। आप तरबूज खाएं, तरबूज खाएं, 20 रुपए किलो मिल रहा है। हर यही तरबूज 3 रुपए किलो भी मिलता रहा है। पूरी दुनिया में कहीं 20 रुपए नहीं मिलता। अच्छा, अब मैं कमल साहिबा 100 रुपए होंगे, आज आप 10,000 कमाते हैं। मैं इदारे शुमारियात के रिपोर्ट के मंदरजात मिलता था आपके सामने कुछ रख देता हूं। मैं कुछ सामने रख देता हूं। जून 2020 की अगर बात की जाए, आटे का 20 किलो का थैला 118.55 रुपए महंगा हुआ, चावल 7.64 रुपए, बकरे का गोश्त 104, जिंदा मुर्गी 91 रुपए महंगी हुई है। ये इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है, ये मैं कोई जबानी बात नहीं कर रहा, ये किसी एक दुकान की बात नहीं कर रहा। आप कैसे कह सकती हैं कुव्वते खरीद बढ़ रही है? अगर आप मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा रही हैं तो वो सरकारी मुलाजमीन है, प्राइवेट सेक्टर वाले किधर जाएंगे? प्राइवेट सेक्टर में भी डिमांड और सप्लाई का फर्क आ रहा है। जब लेबर मार्केट की, आपका लेबर पहले 300 रुपए 200 रुपए दिहाड़ी लेता था जब आप 3 रुपए किलो हदवाने खरीदते थे, आज वो 1500 रुपए से कम दिहाड़ी पे नहीं आता। आप कंपैरिजन में देखें ना जी, मुझे कोई इस वक्त आप 800 रुपए दिहाड़ी मुकर्रर करें, मेरी बहन आप 800 रुपए दिहाड़ी मुकर्रर करें, सारी लेबर आ जाएगी। नहीं, 1500 रुपए किसको देते हैं? सिंपल लेबर हम तो देते हैं जी, हमने जो काम करवाया। यहाँ पे आप मार्केट चेक करें, आप फैसलाबाद में जरा बताएं लेबर इस वक्त क्या ले रहे हैं। 92 ने ही खबर ब्रेक की थी कि 2 लाख लेबर की शॉर्टेज है, आखिर अपनी मुंह मांगी कीमत लेंगे तो काम पे जाएंगे। उसमें कितने वो एक सेक्टर था, अब भी 92 ही आपसे बात कर रहे हैं, अब भी 92 ही से आपसे पूछा जा रहा है। इसको जो आपको पसंद है वो ठीक है। सवाल के बाद जवाब तो देने देना। अच्छा, आई सवाल पूछ के जवाब तो देने दें। जी, अगर आपने सवाल से पहले ही जजमेंट दे देनी है तो फिर मुझे क्या फायदा? देखिए, चले आप दे दिया। जहां तक चिकन की बात है, 3 दिन चिकन का बायकॉट हुआ, 105 रुपए उसकी कीमत नीचे आ गई। तो डिमांड सप्लाई का भी फर्क है। बीच में एक मेरी, क्योंकि पोल्ट्री वालों से मुलाकात भी हुई, बात भी हुई, बीच में एक पूरा ड्रामा किया गया कि छोटे चिक्स जो होते हैं या छोटे चूजों को डिस्पोज ऑफ करके एक आर्टिफिशियल यहाँ पर शॉर्टेज क्रिएट की गई कि चिकन उतना मार्केट में अवेलेबल ही ना हो जितनी उसकी डिमांड थी। उसके बाद अब जब बीच में ब्रेक आई है, जब लोगों ने छोड़ा है कुछ अरसे से, बीमारी का सुना, उसमें फ्लू भी आया है, तो चिकन की कीमत भी नीचे आई है, चिकन की सप्लाई में भी इजाफा हुआ है। मार्केट्स में डिमांड सप्लाई का बहुत इंपैक्ट होता है। और साथ में वो जो आप चाह रहे हैं, मैं वो भी जरूर कहूंगी कि जिस वक्त गवर्नेंस यानी हमारे जो डीसी और एसी साहब ने जाके छापे मारने शुरू किए, मार्केट्स को चेक करना शुरू किया, जो आर्टिफिशियल एक इन्फ्लेशन की गई थी उसको चेक किया, तो बहुत सारी चीजें बेहतर हुई हैं। लेकिन गुंजाइश और भी है, मजीद भी बेहतरी आएगी। शहबाज शरीफ से मामला तय हो गया जी। शहबाज शरीफ जो प्रोडक्शन आ रही है उससे फर्क। एक सवाल करना कमल साहिबा, एक सवाल, उसके बाद फिर सियासी मामलात पे भी आते हैं। हुकूमत ये दावे कर रही है कि जो तनख्वाहदार तबका है उस पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। दूसरी तरफ सेहत के निज़ाम के हवाले से भी बेहतरी के दावे हैं, लेकिन एक तजवीज़ दी गई है कि तनख्वाहदार तबके को जो मेडिकल अलाउंस दिया जाता है वो ख़त्म कर दिया जाए। ये तजवीज़ है, तो ये क्या कोई नया टैक्स नहीं? देखिए जी, तनख्वाहदार तबके के जो तनख्वाहें उनमें इजाफा करने का मैंने भी सुना है 25% का। दूसरी बात यह है कि सेहत सहूलत कार्ड जो है आपको वो भी दिया जा रहा है, जिसमें 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की आप अपनी जाके एक इंश्योरेंस से ट्रीटमेंट पूरी फैमिली करवा सकती है। तो अभी बजट आने दे, मैं इस पे कोई फिलहाल बयान नहीं दूंगी कि अभी तजवीज़ कई आ रही है और कई जा रही है, कई मार्केट में इस वक्त रूमर्स भी हैं। शहबाज शरीफ साहब से कोई मामला तय हो गए हैं, कोई सब मामला शहबाज शरीफ समेत बाकी लोगों से कि बजट आसानी जो है वो मंजूर भी हो जाएगा, सारे मामला हो जाएंगे? क्योंकि हुकूमत की तरफ से बड़ी नरमी शुरू हो गई है, सुप्रीम कोर्ट से आपने पिटीशन वापस ले ली, क्या मामला चाह रहे हैं ये तो बता दें।
राना साहब आधी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट से पहले पिटीशन किसने वापस ली है? शहबाज शरीफ साहब दौड़े हैं तो हमने भी ले ली वापस। जब मामला ही उन्होंने अपना मेन मुद्दा ही उठा लिया तो उसके ऊपर जाके हम कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं? जो मेन पिटिशनर ने अपनी पिटीशन विथड्रॉ कर ली, उन्हें बाहर जाने की इजाजत दे रहे हैं, आपस में ही तय हो रहे हैं, उन्हें मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे रहे हैं इलाज के लिए। देखें, उनको मुल्क से बाहर जाने की इजाजत इदारों ने देनी है, अदालतों ने देनी है, और वो जब अपने आप को मासूम प्रूफ कर लेंगे, अपने टीटीओ के केस क्लियर कर लेंगे तो 100 दफा जानियां भी उनकी देखें और आनियां भी देखें। लेकिन जिस हालत में अभी स्टैम्प पेपर 50 रुपए का साइन करके अपने भाई के गारंटर बन के और वो हैट सीधा करके अगर पाकिस्तान से फुर होने की कोशिश करेंगे लंदन, तो फिर तो मुश्किल है। जहां तक मामला, तो उनके अपने मामला जरा अपोजिशन और पीडीएम में जरा जो ड्रामा चल रहा है कि कौन सी पीडीएम है, कितना अपोजिशन शुरू हो रही है, कितने पीडीएम, वो जरा बेहतर हो जाए। हमने बजट अपना, हम अपने पहले बजट की तरह ये भी मंजूर करवाएंगे और उनसे मामला तय किए बगैर ही करा लेंगे। आप बेफिक्र रहें। बजट मंजूर हो लेकिन अवाम के मफाद में हो और बेहतरी के फैसले किए जा सके। हम जो अभी गुफ्त रहे हैं वो सिर्फ इसलिए है कि बजट आने पर मसाइल जो अवाम के हैं वो भी अवाम तक पहुंच सकें और हुकाम बाला तक भी पहुंच सकें, लेकिन बेहतरी के फैसले हुकाम बाला की तरफ से ही किए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया कमल जोसेफ साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, मुआशी सूरत हाल पे तो हमने गुफ्तगू कर ली, लेकिन सियासी सूरत हाल पे भी गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। क्या मुल्की सियासी सूरत हाल में गर्मा गर्मी पैदा होने जा रही है? मौलाना फजलुर रहमान ने आज जो बात की, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये कहा कि ये हुकूमत से नत्थी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि उनकी वापसी के रास्ते बंद हो चुके हैं। अभी भी वो मुतालबा ये दोहराते हैं कि मजमूई तौर पर हमें इस्तीफे देने होंगे, वही इस्तीफे कारगर साबित हो सकते हैं। ये हुकूमत 5 दिन में जाए या 5 सालों में जाए, आज भी वही बात की गई। लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे का ऑप्शन इस्तेमाल करने पर राजी हो जाएगी, जिसको वो हमेशा से डिनाई करती आई है कि ये आखिरी ऑप्शन होगा? क्या इस वक्त आखिरी ऑप्शन इस्तेमाल करने का माहौल पैदा हो चुका है? क्या बजट पर वैसी गहमा गहमी हो सकती है? क्या जमातें मुत्तफिक हो सकती हैं? ये एक अहम सवाल है। राना साहब, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स को लेकर नून लीग तो बाद में बात करेंगे, जमीयत उलमा इस्लाम क्या सोच रखती है? देखें यासर, मैं आपको एक बात बता दूँ। पहले आपने एक बात की कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ नत्थी हो चुकी है। मुझे अपोजिशन की कोई एक ऐसी जमात बता दें जो हुकूमत के साथ नत्थी नहीं है। क्या मौलाना फजलुर रहमान के चंद दिन पहले कुछ लोगों से राब्ते नहीं हुए? क्या इस्लामाबाद के एक सेक्टर में, बड़े मारूफ सेक्टर में, इनकी मुलाकात नहीं हुई? क्या इनके साथ 2 और अहम शख्सियात थीं, इन्हीं की जमात दी, उनकी मुलाकातें नहीं हुई? वो मुलाकातें किसी और से नहीं हुई, किसी अहम हुकूमती शख्सियात से हुई हैं और कुछ अहम अफराद से हुई हैं। देखें, तमाम लोग पीडीएम में शामिल जितनी सियासी जमातें हैं जिनका वज़न है, मैं भी, वो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी ताईं राब्ते कर रहे हैं, हुकूमत से, अदारों से राब्ते कर रहे हैं, उनके राब्ते हो चुके हैं, सब राब्ते कर रहे हैं। राब्तों के बाद कोई ये नहीं कह रहा कि मुझे अभी सारा कुछ दे दो। सब 2023 के इलेक्शन के लिए अपना हिस्सा मांगने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये सारा कुछ हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी में रवाबत की बात कर रहे हैं ना। जी जी यासर साहब, मौलाना फजलुर रहमान को पैगाम दिया गया है कि आप दोबारा तमाम सियासी जमातों से रब्ता करेंगे और एक मुत्तहिदा अपोजिशन के लिए कोशिश करेंगे। किसने कहा है? ये जिनके साथ ये मिल के आए हैं। सही। और ये मुत्तहिदा अपोजिशन इतना ही ड्रामा करेगी जितना पिछले 3 साल में या 2.5 साल में किया। जलसे जुलूस, बस, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होगी। किसी असम्बली से इस्तीफ़ा नहीं होगा, किसी जगह से कोई इस्तीफ़ा नहीं देगा, इस्तीफ़ों का ऑप्शन किसी सूरत इस्तेमाल नहीं होगा। मौलाना साहब ये बात मान चुके हैं। मैं आपको बड़ी खबर दे देता हूँ, मौलाना साहब और मुस्लिम लीग नून ये बात मान चुकी है कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, इस्तीफों की तरफ नहीं जाएंगे। अगर पीपल्स पार्टी भी शामिल हो जाती है, पीपल्स पार्टी भी शामिल हो जाए, मैं कह रहा हूं 3 इत्तेहादी भी शामिल हो जाए, जो मर्जी शामिल हो जाए, आप इस्तीफों की तरफ नहीं जाएंगे। ये आज बात नोट कर लें यासर साहब, लिख लीजिएगा। जब हुकूमत जाएगी, हुकूमत का टाइम पूरा होगा तो उसका वक्त देख लीजिएगा। ये सेम वही नूरा कुश्ती हो रही है
जो नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की आसफ अली जरदारी के साथ होती थी, जब हर रोज़ टीवी पे ये बात चलती थी कि मुस्लिम लीग नून फैसले कर चुकी है, आज इस्तीफे दे देगी, कल इस्तीफे दे देगी, परसों इस्तीफे दे देगी, कोई किसी को गिरेबान से पकड़ने की बात करता था, कोई किसी को चोर कहता था, कोई मुल्क के लिए नुकसानदेह कहता था, कोई गद्दार कहता था, ये सारी बातें होती थी ना, लेकिन इस्तीफे नहीं दिए जाते। अच्छा राना साहब, एक सवाल है, मौलाना फजलुर रहमान मिसाल के तौर पे कहते हैं कि 5 दिन में ये हुकूमत जाए चाहे 5 साल में जाए, जद्दोजहद जारी रहेगी। वो इस मिसाल को 2 दिन या 2 साल क्यों नहीं करते? ये 5 दिन और 5 साल क्यों है? उन्हें फिर लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी। देखिए, ये नहीं उनकी मिसाल, उनका कहना ये है, आप ज़रा गौर करें कि ये हुकूमत के शायद 5 साल का मतलब होता है कि 5 साल पूरे करेगी। जब वो कहते हैं शायद चाहे 5 दिन में चली जाए, वो तो मुमकिन ही नहीं है। 5 साल का कहने का मकसद ये 5 साल पूरे करेगी, 5 साल पूरे करेगी, ये मौलाना साहब को कह दिया गया है। मैं फिर कह रहा हूँ, मौलाना साहब को ये पैगाम दे दिया गया है और मौलाना साहब इस पर राज़ी हैं कि ये 5 साल पूरे करेगी। अब जितनी अपोजिशन बातें हैं ये सारी 2023 के इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं यासर, मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ। अच्छा, आगे बढ़ के बात करते हैं। सुनने में ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कुछ शख्सियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी राब्ते नहीं, 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। एक मुलाकात इस्लामाबाद में हुई है और एक मुलाकात कराची में हुई। मुफाहमती ग्रुप और उस मुफाहमती ग्रुप की मुलाकातों में तय हो चुका है, बड़े मामला तय हो चुके हैं और ये तय हो चुका है कि ये मुफाहमती ग्रुप जो है ये अमली जद्दोजहद का मुजाहरा जो है बजट इजलास के दौरान करेगा। और बजट इजलास के दौरान या उससे पहले शहबाज शरीफ साहब एक और ज़ोहराना देंगे जिसमें जनाब बिलावल भुट्टो साहब की शिरकत मुतवक्के है। अगर बिलावल साहब नहीं आते तो उनकी पार्टी के अहम रहनुमा आएंगे और ये तासर चला जाएगा। ये तासर जो हम बात कर रहे हैं ना, ये क्लियर हो जाएगी कि पीपल्स पार्टी के अंदर मुफाहमती ग्रुप, मुस्लिम लीग नून के अंदर मुफाहमती ग्रुप आपस में 2 मीटिंगें कर चुका है और उसमें यह मामला तय हो चुका है। मैं आपको अगली बात बता देता हूँ, पीपल्स पार्टी की PDM में आने की भी शर्त यह है और पीपल्स पार्टी की मुस्लिम लीग नून के साथ आने की भी शर्त यह है माइनस मरियम। ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं मरियम सियासत करे लेकिन मरियम चुदराहट ना करे, मरियम की बात नहीं मानी जाए। ये पॉसिबिलिटी तो मियां शहबाज शरीफ साहब के बैरून मुल्क से वापस आ जाने के बाद लगती है। नहीं, ये वापस आए या ना आए, मेरे इतला के मुताबिक ये मामला हो चुके हैं। वो जाएंगे कुर्बानी, जिस तरह कल राना तनवीर साहब ने भी कहा है, जिस तरह हाफिज साहब ने भी कहा है और कुछ और लोगों ने भी कहा है कि वो बाहर जाना जाएंगे जैसे ही उन्हें रिलीफ मिलेगा। हाफिज साहब ने तो कहा ना कुर्बानी बाहर जाके देंगे, तो मैंने भी कहा था सियासी कुर्बानी और शरी कुर्बानी दोनों कुर्बानियाँ मियाँ साहब जो है ना वो बिरोने मुल्क ही देंगे और वो कुर्बानी जो है उसकी तैयारी भी हो चुकी है। मेरी इत्तला के मुताबिक सियासी कुर्बानी जो होनी है और जिसकी सियासी कुर्बानी होनी है वो चीज़ भी तैयार है, उसके सुबह करने के लिए छुरी भी तैयार है, सब कुछ तैयार है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, कितने दिन हो गए हैं उस बयान के बाद कोई और बयान आया हुआ? किस बयान के बाद? मरियम साहबा के बयान के, उस बयान के बाद कोई बयान हो रहा है? काफ़ी दिन हो गए खामोशी। शहबाज शरीफ साहब के आ रहे, अचानक एक बयान आएगा, फिर उसके बाद 10 दिन के लिए खामोशी, फिर एक बयान आएगा, फिर 15 दिन के लिए खामोशी। वो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने के लिए एक बयान देंगी, उसके बाद कुछ नहीं होगा। मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी ने की अहम शख्सियात ने जो मुफाहमती ग्रुप है उससे कहा कि भाई अगर आगे चलना है तो फिर हम बीबी के साथ नहीं आपके साथ बैठेंगे, जिसका इजहार आपको पता ना पिछले दिनों बिलावल ने भी किया था कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं तो हमें उनके साथ जाने, उनकी बात सुननी, उनकी बात ही नून लीग की बात है। तो ये क्लियर हो चुका है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह दूँ। माइनस मरियम, पहले तो कोई और कह रहा था ना माइनस मरियम, अब पीपल्स पार्टी भी चाहती है माइनस मरियम। चल राना साहब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महंगाई के हवाले से। आप ये देखिए कि तमाम जो अदाद शुमार है वो मुस्बत की तरफ गामजन है। अगर हुकूमती बात मान ली जाए, अगर हम ये भी मान लें कि आने वाले दिनों में तनख्वाहदार तबके को भी रिलीफ मिलेगा, अगर हम ये भी मान लें कि कोई नए टैक्स नहीं लगाए जाएंगे, अगर हम ये भी मान लें कि GDP मज़ीद बढ़ेगी, अगर हम ये भी मान लें कि महसूलात जो हैं वो टैक्स नेट में लोगों को लाने से बढ़ेंगी, लेकिन ये तमाम चीज़ें अगर बेहतर हो चुकी हैं तो ये महंगाई 8 से 10 पे क्यों पहुँच चुकी है, ये कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही? देखें यासर, जो काम तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल में करना चाहिए था, 1 साल पहले करना चाहिए था, 2 साल पहले करना चाहिए था, जब हुकूमत आई उस वक्त करना चाहिए था, वो काम अगले 2 से 3 माह के अंदर होने लगा है।
और वो काम ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ये फ़ैसला कर चुके हैं, लिस्टें तैयार हो गई हैं। मैं आपको मुसद्दका इतला दे रहा हूँ, बिल्कुल मुसद्दका, लिस्टें तैयार हो चुकी हैं, ब्यूरोक्रेट्स के नाम तैयार हो चुके हैं कि जो इन तमाम माफियाज के पीछे थे, सियासतदानों के नाम तैयार हो चुके हैं, लिस्टें बन चुकी हैं, क्वाइफ इकट्ठे हो चुके हैं, कई जगहों से कोई वीडियोस भी हाथ में आ चुकी हैं कि अब इन्होंने कुछ कुर्बानियाँ देनी है, कुछ बड़े ब्यूरोक्रेट्स की, कुछ छोटे ब्यूरोक्रेट्स की और चंद एक सियासतदानों की। ये कुर्बानियाँ होंगी, यानी ज़िबा किया जाएगा, सियासी ज़िबा, सख्ती की जाएगी। और मैं आपको बता दूँ ये सख्ती इसलिए की जा रही है, वज़ीर-ए-आज़म को जो रिपोर्ट गई है उसमें वाज़ेह कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रही है और आपके तमाम तर इक़दाम के बावजूद भी नीचे महंगाई ख़त्म नहीं हो रही, चीज़ें सस्ती नहीं मिल रही। तो उस पर जब सर्वे किए गए, रिपोर्ट्स तैयार की गई, तो पता चला कि जनाब लोग तो बेचारे गरीब से गरीब तर हो रहे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान, ज़मींदार, बड़ा ज़मींदार, माफिया अमीर से अमीर तर हो रहा है, उनके बच्चे बाहर पा रहे हैं, उनके पास इतना पैसा है जिसकी इंतहा कोई नहीं। क्यों? वजह निकली कि जनाब ये तो कंट्रोल ही नहीं करते, ये सब आपस में मिले हुए हैं। ये चिकन का रेट नहीं आपने देखा कहाँ पे गया, आसमान पे गया। जिस तरह अभी चौधरी साहब कह रही थी कि हमें मिले, हमें पता चला कि एक मोनोपोली है। भाई आपको अब पता चला, मुझे और आम आदमियों को तो बहुत पहले पता था। इसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं जिसको कंट्रोल किया जा सकता, नहीं कंट्रोल हो रहे। अब गिरफ्तारियाँ होंगी, कुछ लोग मुअत्तल होंगे, कुछ के खिलाफ शिकंजे कसे जाएंगे और कुछ लोग जो हैं, मैं कह रहा हूँ, कुछ सियासतदान, इनको बेनकाब किया जाएगा और इनके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन आप ये भी तो देखें कि 3 सालों के अंदर, उस वक्त जब महंगाई में इजाफा नहीं था और कुव्वत खरीद भी नहीं थी, हम कोविड के दौरान थे, उस वक्त भी शरह कम थी। लेकिन अब जब साजगार माहौल है तो शरह कम मजीद बढ़ जाना, कुव्वत खरीद तो बढ़ी नहीं किसी की। अगर किसी की बड़ी है तो वो 1-2 सेक्टर्स में बड़ी होगी, वो टेक्सटाइल वालों की बड़ी है, वो ऑनलाइन काम करने वालों की बड़ी है। जो मजमूई तौर पर कारोबारी अफराद थे, जो छोटा तबका है या फिर मुतवस्सत तबका है या गरीब तबका है, वो किधर जाए? अगर आप जाएं मंडी में, और मंडी जहां पे बोली लगती है, ये सब्जियों की अगर बात करें, तो वहां पे आप रेट देख लें और फिर आम किराने वाले पे या आम दुकान पे रेट देख लें, जमीन आसमान का फर्क होता है। ये चेन क्यों ना तोड़ सके? चेन का तो पता होता है कि चेन क्या। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं तोड़ सके कि 3 सालों में ब्यूरोक्रेसी जो थी, ब्यूरोक्रेसी एक, और दूसरे इनके अपने वज़रा, इनके अपने अरकान असम्बली, इनके अपने जुम्मेदारान, जिनको ये जुम्मेदारी दी गई थी, चोर और चौकीदार आपस में मिल चुका था, सब इकट्ठे हो चुके थे, किसी को किसी ना किसी से कोई ना कोई मुफाद होता था। एक मंडी से एक चीज़ निकलती है 5 रुपए किलो, गली मोहल्ले में जाके बिकती है 25 रुपए किलो, 25 रुपए किलो बिकती है। जब 25 रुपए किलो बिकती है तो उसको प्राइस कंट्रोल कमेटी वाले ने पकड़ना है ना, उसको मुकामी एमपीए ने चेक करना है ना, मुकामी जो इनके अपने जुम्मेदारान थे उन्होंने चेक करना है। क्या होता था? नहीं होता था। बस खानापुरी के लिए रोजाना या 20 दिन बाद या 1 माह बाद कुछ चलान होते थे, बजीब चलान हो गए, इनको इतना जुर्माना हो गया, खत्म। अब इनके पास असल हकाइक आ गए हैं। अब इन्होंने पहले सिर्फ उन लोगों को नहीं पकड़ना, उन लोगों के सरप्रस्तों को भी पकड़ना है। सरप्रस्तों के साथ साथ जो उनके साथ बैक पे रह के काम करते थे उनको पकड़ना है। मैं आपको ये बिल्कुल बड़ी खबर दे रहा हूँ, ये पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़ी खबर है कि आइंदा 3 माह में महंगाई पे बेइंतहा कंट्रोल होगा। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दका कह रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि वज़ीर-ए-आज़म फैसला कर चुके हैं और इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म ने एक बाकायदा टीम तश्कील देनी है, जिस टीम में कुछ अदारों के लोग भी शामिल होंगे और आप देखेंगे कि किस किस के गले में क्या क्या फिट होता है और कौन कौन जो इसमें मुलव्वस था। आपकी मेरी क्या पूरी कौम की आंखें खुल जाएंगी, कैसे ऐसे वज़रा भी इसमें मुलव्वस थे कि जिनके मतलब कोई सोच नहीं सकता। हम उम्मीद कर सकते हैं कि बेहतरी होगी, और बेहतरी इस तरीके से होगी कि अगर तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह में भी इजाफा होता है, माहौल साजगार होता है, मईशत बेहतर हो रही है और उसमें अगर महंगाई भी कम हो जाती है, तो इससे बड़ी खुशहाली इस दौर क्या हो सकती है। तो हम इस एक्शन के लिए उम्मीद करते हैं कि ये एक्शन बर वक्त लिया जाएगा। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। नाज़रीन, सूबा सिंध के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से NCOC की हिदायत पर और सूबा सिंध की मजमूई सूरत हाल पर इस वक्त जो इकदामात उठाए जा रहे हैं उस पर बात करेंगे, सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे और मौलाना फजलुर रहमान के दिए गए बयान पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब ने। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तैमूर साहब, अगर कारोबारी तबका देखा जाए, MQM के इस वक्त मुतालिबात देखा जाए जो कारोबारी तबके को प्रोवोक भी कर रहे हैं और उनके साथ भी खड़े हैं। एक वजीर है सईद गनी साहब, वो ये कहते हैं कि आइंदा 1-2 रोज में जो है वो कारोबार में हम रिलीफ भी दे रहे हैं, वक्त को भी बढ़ा रहे हैं, मजीद नरमियां की जा रही हैं, अब सख्ती नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब वजीर सेहत अजरा अफजल पेचूहू साहिबा ये कहती हैं कि सख्तियां नहीं की जाएंगी और नरमियां नहीं की जाएंगी, सख्तियां बरकरार रहेंगी। SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो नरमी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब 2 वज़रा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर खड़े हो आमने सामने, तो हम किसकी बात को माने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हाजिर हैं आपका बात आपकी क्लियर करने के लिए। बहुत सिंपल सी एक बात है। जो इशू था वो यही था कि जो हमारा पॉजिटिव रेशो था वो बढ़ता जा रहा था बजाय इसके कि वो कम हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की, सिंध हुकूमत ने कोशिश की, कुछ ना कुछ जो है हमारे शहरियों ने कोशिश की, कुछ हमारा ऑफकोर्स हमारा तबका जो है बिज़नेस कम्युनिटी का वो हमसे कुछ नाराज़ ज़रूर है, पर उन्होंने भी क्योंकि अपना फॉलो अप किया उन डायरेक्टर्स को जो CM साहब ने दिए थे और जो NCOC के कुछ थे और कुछ हमारे सिंध हुकूमत के अपने थे, तो उसके बाद द रेशो हैज़ कम डाउन। और 6 तारीख के बाद इंशाल्लाह ताला आपको हम गुड न्यूज़ देंगे। ख़ास तौर जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है, ख़ास तौर जो हमारा रेस्टोरेंट तबका है, जो हमारा डिफरेंट हमारे जो अफेक्ट हुए हैं इन इशूज़ में अभी, उन सबको ये गुड न्यूज़ आएगी कि हमारा टाइम का कुछ रिलैक्सेशन बढ़ जाएगा। पर ऑफकोर्स जो अजरा पेचो साहबा कहना चाह रही थी, उनकी बात ये थी कि SOPs पे अमल करना पड़ेगा, SOPs पे सख्ती रहेगी। SOPs पे अगर ये सख्ती नहीं रखेंगे तो फिर खुदा ना खास्ता अगर ये रेशो हमारे ख़राब होते हैं तो वी विल हैव टू रिवर्ट टू द सेम लॉकडाउन अगेन। तो हम इसीलिए ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताजिर बरादरी को, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी को, अपने शहरियों को कि मेहरबानी करके SOPs, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब चीज़ों पे अमल दरामद करना होगा ताकि हम इस तरह जो 6 तारीख को एक गुड न्यूज़ दे रहे हैं वो कंटिन्यू कर सकें। तैमूर साहब, एक तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि सिंध हुकूमत ने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पास किया और आपने पहल की। ये हमारे सदर GM जमाली साहब भी इसमें उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया, मैं भी करता हूँ, सारे करते हैं। सहाफ़ियों के लिए आपने ये बड़ा अच्छा किया। लेकिन दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत जो बिल ला रही है वो बड़ा खौफनाक बिल है, उस पर सारे तबकात जो हैं चीख रहे हैं। तो उम्मीद है पीपल्स पार्टी भी उस पर स्टैंड लेगी। ज़रा आगे चलते हैं। मौलाना फजलुर रहमान आज फिर उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी के लिए दरवाजे बंद नहीं, लेकिन साथ में कुछ शराइत रखती हैं। देखिए जी, मौलाना साहब बड़े सीनियर आदमी हैं, उसके साथ साथ मौलाना साहब जो हैं आसिफ ज़रदारी साहब के बड़े क्लोज भी हैं। तो मैं तो ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, मेरे ख्याल से कमेंट बेहतर होगा कि मेरी लीडरशिप करे। पर अगर आप देखें जो PDM की परफॉर्मेंस थी, जो हमने अपने गोल्स अचीव किए, तो उसमें आप देखेंगे सबसे मेन किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का था। हम ही वो थे जिन्होंने इनसे इंसिस्ट किया कि मेहरबानी करके इलेक्शंस लड़ो, बाय इलेक्शंस में लड़ो। क्या रिजल्ट आया? बाय इलेक्शंस 13 में से 12 PDM की जमातें हम सब यानी कि जीते, एक सिर्फ इलेक्शन जीत सकी PTI उनकी नाकिस करप्ट पॉलिसीज़ की वजह से। अच्छा, उसके बाद आ जाएं आप सेनेट के इलेक्शन पे। किसी को ये ज़हनो गुमान में नहीं था कि यूसुफ गिलानी साहब नेशनल असेंबली में जीत के आएंगे सानेट की सीट, वो भी जीत के आगे चले। वो धांधली के थ्रू उनको चेयरमैन सेनेट नहीं बनने दिया। तो ये सारी चीज़ें हमारी वजह से ही, हमारे साथ एतबार हम पे करने पे, हमारे साथ बैठ के हमारे मशवरों पे अमल करने की वजह से ये सारा रिजल्ट आया। तो अब मेरे ख्याल से सिर्फ क्योंकि हम जो हमें सक्सेस स्टोरीज थी हमारी, जो एक्सपेक्टेड थी पीपल्स पार्टी की, उससे शायद बहुत ज़्यादा आगे हम चले गए, तो शायद ये दूसरे हमारे भाइयों बहनों से शायद बर्दाश्त ना हो सका। मौलाना साहब ने जो तो आपके लिए रास्ता खुला छोड़ा हुआ है कि पीपल्स पार्टी के लिए दरवाजे बंद नहीं है, पीपल्स पार्टी रजू करेगी? देखिए, मैं तो इस बात पे नहीं कोई आपको दे सकता मुस्बत जवाब कि हम PDM का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे, पर मैं आपको ये ज़रूर आपसे कंफर्म गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हम PTI के खिलाफ हर जगह पे, हर स्टेज पे, हर लेवल पर लड़ते रहेंगे। मौलाना साहब इस पर ये जवाज रखते हैं कि अगर अपने अपने तई आप हिकमत अमली से हुकूमत के खिलाफ काम करते रहें तो हुकूमत की मुद्दत पूरी होती जाएगी, मजमूई तौर पर अगर इस्तीफे ना दिए तो ये हुकूमत के खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते।
देखिए जी, इस्तीफे देने तो दूर की बात थी, हमने तो पूरी तैयारी की, हमने रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी करके लॉन्ग मार्च शुरू करो, धरने शुरू करो। उसमें किसकी सुस्ती थी? हमारी सुस्ती थी। हमने तो पूरे सिंध की तरफ से हमारे जितने भी बाकी सूबों में जो तंजीम है सबको हमने रेडी कर दिया था, एक्टिवेट कर दिया था, इंतजामात कर दिए थे। तो शुरुआत तो वहीं से होनी थी। चले वहाँ से अगर आप बात नहीं करते तो बात करते पंजाब हुकूमत की। हमने ऑफर की थी PDM को कि हम आपको पंजाब की हुकूमत गिरा के देते हैं, हम पंजाब के स्टेक होल्डर्स नहीं हैं, इसलिए आप बताएं, PML नून बताएं, वो जिसको लाना चलाएं। हमारी कमिटमेंट थी, आज भी है, अगर उनको पंजाब की हुकूमत गिरानी है हम उनको उनके फिगर्स पूरे करके देंगे, वो जिसको चाहे जिसको लाएं, जिसको चीफ मिनिस्टर बनाएं। और आपको पता है एक बार पंजाब में से इनके पैर निकल गए तो वफाक से इनको गिराना कोई बड़ा इशू नहीं है। तैमूर भाई, आपके कराची आ रहे हैं ललकारने के लिए आपको, मौलाना साहब, मरियम साहिबा, और कराची में जलसा रख दिया है हुकूमत हैं, वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ जलसा कराची में रख दिया है, तो ये क्या मामला है? ये तो जी अब मेरे ख्याल से मौलाना साहब जाने, मरियम नवाज साहिबा जाने। मेरे ख्याल से अगर ये बेहतर होगा कि ज़रा एडवाइस लें, इनके जो सीनियर मोस्ट हैं शहबाज शरीफ साहब, ज़रा उनसे सलाह मशवरा करें, उनकी बात माने, उनका जो पॉलिटिकल एक्यूना है उस पर सोचें, उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा लें, तो शायद वो ऐसे इससे बेहतर फैसले कर सकते हैं। तो तैमूर तालपुर साहब, जब लॉन्ग मार्च की बातें हो रही थी तो मौलाना साहब तो सिंध से लीड करना चाहते थे। जब वो सिंध से लीड कर सकते हैं उस फैसले के मुताबिक, तो फिर तो वो कराची में बड़ा जलसा भी कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगर मौलाना साहब यहां पर जलसा सिंध में कर रहे हैं और वो जलसा PTI के खिलाफ है, तो हम उनको लोग भी देंगे, उनको चाय भी पिलाएंगे, उनके बंदोबस्त भी करके देंगे, और चाहे हम PDM में हो या ना हो, इस नेक काम में उनको हमारी तरफ से कोई हिंड्रेंसेस नहीं मिलेंगी। और अगर वो जलसे में आपका जिक्र खैर भी आ गया तो फिर कुछ ख्याल तो उनको भी करना चाहिए, तो कुछ हम भी कर रहे हैं। अच्छा तैमूर तालपुर साहब, एक मसला है पानी का, और ये दहाइयों से चल रहा है। अब 91 से लेके अब तक अगर देखा जाए तो बेशुमार मरतबा ये असेंबली फ्लोर पे बात होती रही। अब भी आपने अपनी सूबाई असेंबली में इस पे जिक्र किया। क्या ये बेहतर हल नहीं है कि इसे कौमी असेंबली के फ्लोर पे या सेनेट के फ्लोर पे उठाया जाए और बाहमी मरबूत तरीके से इसका कोई हल निकाला जाए? हम तो हल चाहते हैं, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो सिंध की डिमांड है, जो सिंध का शेयर है पानी का, उसे मिले। हम इस चीज़ को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते थे, हम इस चीज़ पे धरने नहीं करना चाहते थे। आप देखें, एक 91 का अकॉर्ड जो कि सिंध की मर्जी के खिलाफ हुआ था, पर हम उस अकॉर्ड के साथ खड़े होने को तैयार हैं। हम कह रहे हैं जो 91 के अकॉर्ड में, तब उस ज़माने में मरहूम जाम सादिक अली साहब ने अकॉर्ड पे साइन किया था, हम कहते हैं ठीक है उस पर आप अमल कर लें। पर अगर आप उस पर भी अमल नहीं करेंगे, थर्ड टियर फार्मूला पे जाएंगे जो कि सिंध के हकूक़ के, सिंध के पानी के खिलाफ है, तो हमें तो एहतजाज करना पड़ेगा। आप खुद एक चीज सिंपल सोचेंगे, तैमूर साहब आप एहतजाज करते हैं कि पंजाब पानी ज्यादा ले गया, वफाक ने पानी नहीं दिया। अब तो बलोचिस्तान कहता है कि सिंध पानी हमसे ज्यादा ले गया। बलोचिस्तान के साथ भी ज्यादती है और सिंध के साथ भी ज्यादती है। बेसिकली बहुत नटशेल में आप एक चीज लेकिन बलोचिस्तान आप पे इल्जाम लगाता है। नहीं, बलूचिस्तान गलत कर रहा है। बलूचिस्तान के नेशनलिस्ट नहीं लगाती है, बलूचिस्तान की PTI के लोग इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से उनको इस इल्जाम साजी से गुरेज करना चाहिए। इत्तलात ने कहा उनके, बलूचिस्तान हुकूमत के जो वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी बात मैं कह रहा हूँ। जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये PTI के जो अरकान हैं, जो PTI हुकूमत में मुलविस हैं, वो ये गलत बातें कर रहे हैं। वो इस नेशनल इशू को, इस नेशनल कॉज के जो भी इसको सियासी करेगा तो उनको शर्म आनी चाहिए और उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करनी चाहिए। हालांकि उनको ये सोचना चाहिए था कि बलूचिस्तान का जो मेंबर हिस्सा है, जो KPK का है और जो सिंध का है, वो तीनों एक ही पेज पे थे कि TP लिंक कनाल नहीं खुलना चाहिए। पर एक पंजाब के मेंबर के कहने पर 3 सूबों को वीटो कर दिया गया, जिसकी वजह से इमरान खान ने इसका बात का नोटिस लिया और मीटिंग की सब वज़रा के साथ एक जो इल्जाम लगाया जाता है कि सिंध के अंदर पानी चोरी होता है, इसलिए ये सियासी मसले पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ये पानी चोरी पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। और दूसरा जो वजीर ज़राअत हैं पंजाब के, उन्होंने एक ये चीज रखी कि आप न्यूट्रल एम्पायर ले आए जो ना तो सिंध से हो ना पंजाब से हो, किसी और सूबे से हो, वो बेहतरीन फैसला कर दे तो हम उसको मानने को तैयार हैं। क्या सिंध हुकूमत उसे मानेगी? हम हर न्यूट्रल फैसले को मानने के लिए तैयार हैं। हम सिर्फ एक ही बात करते हैं कि जो सिंध का शेयर है वो फिगर हमें दें। अगर पानी की शॉर्टेज पूरे पाकिस्तान में है
तो वो चारों सूबों के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, हर किसी को इक्वल लॉस मिलना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ सारा लॉस आप सिंध पर डाल दें और बलूचिस्तान पर डाल दें, ये लॉस इक्वली आप कवर करें, सिंध को कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा तैमूर साहब, बजट कैसा दे रहे हैं? सिंध का बजट कैसा बजट होगा, क्या रिलीफ दे रहे हैं? आपने पिछले 3 साल में देखा है कि जो भी बजट आए हैं बाकी सब सूबों में, उनसे बेहतर और ज़्यादा फ्रेंडली बजट सिंध का रहा है। जब किसी ने तनख्वाहें नहीं बढ़ाई मुलाजमों की, सरकारी मुलाजमों, तो हमने तब भी मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ाई। जब वफाकी हुकूमत ने भी उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई तो हमने बढ़ाई। जब हम किसी ने रिलीफ नहीं दिया तो हमने रिलीफ दिया। इंशाल्लाह ताला इस बार भी आपको अच्छी खबर मिलेगी, आपको अच्छे फिगर्स मिलेंगे। और अगर आप कंपेयर करेंगे उस बजट को पंजाब के साथ या दूसरे सूबों के साथ या स्पेशली फेडरल गवर्नमेंट के साथ, तो आपको फख्र होगा मुराद अली शाह साहब की पॉलिसीज पे। चले एक आखिरी सवाल, क्या वफाकी हुकूमत को सराहते हैं कि कराची को 200 मेगावाट बिजली इजाफी दी आज? सिर्फ और सिर्फ झूठ पे मबनी है इनकी हर बात, सिर्फ और सिर्फ झूठे सहारे लेते हैं। आज भी आवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। महंगाई का तूफान देखें, कीमतें देखें, गैस की, बिजली की। मैं तैमूर तालपुर साहब बिजली के हवाले से बात कर रहा हूं। बिजली 200 मेगावाट आज इजाफी सिस्टम में शामिल की गई है कराची के। अगर ये चीज जब फाइनल स्टेजेस में आएगी और सिंध को उसका हिस्सा मिलेगा तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा, पर जब तक ये फैक्चुअली ग्रिड पर पहुंच के और सिंध की आवाम के पास नहीं आता तब तक मुझे इनमें से कोई 1% की उम्मीद नहीं। अगर सिस्टम में शामिल हो जाती है तो आपकी तरफ से सराहा जाएगा और सिंध के अवाम के लिए बेहतरीन बजट आप लेके आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर ताल सवाल से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन बात करेंगे जहांगीर खान तरीन ग्रुप के हवाले से। उनके पार्लिमानी लीडर की पंजाब असम्बली के फ्लोर पर धमकी, तो हुकूमत के साथ क्या मामला तय पा जाएंगे? क्या इसी तरीके से चलेंगे? क्या कोई नई डेवलपमेंट हुई है? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सुनने में है कि आज फिर कोई इनका सेशन चल रहा है। जी बिल्कुल, डिफेंस में एक सेशन चल रहा है। उस डिफेंस के अंदर जो मीटिंग हो रही है उसमें चंद लोग मौजूद हैं, चंद अहम तरीन अफराद मौजूद हैं। अच्छा, ये कम क्यों होती जा रही है रोज़ बरोज़? नहीं, ये आज रखी इन्होंने चंद लोगों की मीटिंग है। अच्छा। और डिफेंस की जो मीटिंग रखी है ये बड़ी अपनी तरफ से इन्होंने मीडिया से छुपा के रखी है और कहा गया कोई मीडिया का शख्स यहाँ ना पहुँचे, लेकिन जब मीटिंग होती है तो किसी न किसी तरीके से पता चल जाता है। मेरे पास जो इतला है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के जो लोग मीटिंग कर रहे हैं वो इसलिए मीटिंग कर रहे हैं कि उन्हें इतला आ चुकी है कि आने वाले दिनों में उनके साथ, जिस तरह पहले भी कहा था, कुछ ठीक नहीं होने जा रहा। एक जो उनके NPA पे मुकदमा था, वो मुकदमे के हवाले से उन्हें था कि शायद वो डिस्चार्ज हो जाएगा। वो मुकदमा डिस्चार्ज नहीं हो रहा, मुकदमा है, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। दूसरा, उसके हवाले से बहुत सी चीज़ें भी सामने आई हैं और भी दीगर कई चीज़ें ऐसी सामने आई हैं, जिसके बाद इन्होंने आज मीटिंग रखी और इस मीटिंग में ये कोशिश करेंगे कि इस मीटिंग के बाद एक भरपूर मीटिंग की जाए। उस भरपूर मीटिंग में ये डराने की कोशिश करेंगे हुकूमत को और ये पैगाम देंगे कि हम बजट में आपका बजट पास नहीं होने देंगे। लेकिन मैंने पहले कहा था ये कमिटमेंट कर चुके हैं, ये बजट पास करेंगे, लेकिन ये सब डराएंगे। जिससे होता है नहीं पहले कि एक दफ़ा कोशिश कर लें डराने की, अगर वो कोई डर गया तो ठीक है, नहीं डरा तो फिर खुद डर जाओ। यही होगा। मीटिंग हो रही है, मीटिंग बल्कि इस वक्त जिस वक्त हम ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है इस वक्त तक ये मीटिंग ख़त्म हो गई है और इस मीटिंग में ये तय हुआ है कि हम अपनी तादाद को बढ़ाने की कोशिश करें। तो उस मीटिंग में सवाल हुआ कि हम तादाद किस तरह बढ़ाएं। हमारे तो अपने बहुत से लोग हुकूमती राब्तों में हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हुकूमती राब्तों में ज़रूर है, लेकिन कोशिश करें किस तरह उनको कम से कम के साथ भी तो राब्तों में है। ये बिल्कुल सारे ये अपोजिशन का आज आपको पता है, आज तो एक दो जगह पे ये डिस्कस भी हो चुका है एक और टॉक शो में कि जनाब PDM जो है उसके लोग जहांगीर तरीन के साथ राब्ते कर रहे हैं। हमने तो एक दिन पहले ये चीज़ ब्रेक की थी। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, हुकूमत क्या कर रही है। ये 100 मीटिंगें कर लें, हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली बना ली है। वो हद्दुल वसा कोशिश करेंगे कि ये इनके साथ ही रहें। एक तरफ एक ग्रुप ये कोशिश करेगा कि ये ग्रुप इनके साथ वापस आ जाए, इनकी नाराज़गी दूर हो जाए और ये इसी तरह पानी से निकल जाए। जबकि हुकूमत का एक और ग्रुप जो है उसको ये टारगेट दिया गया है कि अगर ये हमारे साथ नहीं भी आते, एक ग्रुप इसे मनाने में लगा रहे, दूसरा ग्रुप इनके अंदर तोड़ फोड़ पे लगा रहे और तोड़ फोड़ इस तरह हो कि इनके वो अरकान असम्बली जिनके जो मामला है वो सामने रखी जाए। जो मामला इनका ठीक हो सकता है
उसको फौरी तौर पर ठीक कर दिया जाए, जिससे हुकूमत को कोई परेशानी ना हो और जिससे हुकूमत ब्लैक मेलिंग में ना आए। तो उनके साथ साथ उनको तोड़ा जाए और इनकी तादाद जितनी कम हो सकती है कम की जाए। और साथ में ये भी किया जाए कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी हल्का हल्का डंड डाला जाए, ताकि उनके भी 2, 4, 6 लोग मजीद तोड़े जाएं, ताकि इस ग्रुप को यह पैगाम जाए कि अगर आप हमें छोड़ते हैं तो हम दूसरी तरफ से गिनती जो अपनी पूरी कर लेंगे। इस पे 2 टीमें बन चुकी हैं। और मैं आपको बताऊं, लोग समझते हैं कि बुज़दार साहब जो हैं वो बड़े डीले से हैं, शायद वो ना कर लेंगे, लेकिन बुज़दार साहब ने बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली से बुलाते हैं, मिलते हैं, मिलने के बाद कुछ के काम कर देते हैं, कुछ के काम रोक लेते हैं। ये सारा काम चल रहा है। और मैं ये जो आप रोज़ाना अचानक देखते हैं ना, रोज़ाना एक लिस्ट आ जाती है, इतने तबादले हो गए, इतनी तैनातियाँ हो गई, तो ये तबादले तैनातियाँ भी इसी चीज़ का हिस्सा हैं। किसी के कहने पे किसी को रखा जा रहा है और किसी के कहने पे जो है किसी को किसी वहाँ से निकाला जा रहा है। ये सारी चीज़ें चाह रहे हैं। ये काम पुलिस में भी हो रहा है, ये काम जो है ब्यूरोक्रेसी में भी हो रहा है, ये काम दीगर मामलात में भी हो रहा है। तो ये काम चल रहा है। इस ग्रुप को ठीक तरीके से टैकल किया जा रहा है ताकि ये मुस्तकबिल में कोई परेशानी का बायस ना बन सके पाकिस्तान। नाज़रीन, दिलास्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।